अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट 4 क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन और टाइटन नट्स ऑफ व्हीकल टायर्स while tightening a small nut extra long wrench is not suitable why। ठीक है, जो लॉन्ग स्पैनर है वो यूज करते हैं बड़े नट खोलने के लिए, छोटे नट खोलने के लिए नहीं यूज करते, क्यों? इसकी वजह तो जवाब मैंने लिखा है, इसको देख लें। A long spanner provides greater torque for the same applied force due to increased lever arm length। लेंथ, ये अगर आपके पास स्पैनर है ये वाला, ऐसे ही होता है ना, ये स्पैनर है, जितना लेंथ बढ़ जाए, ये इसका पिवट है, लेंथ बढ़ जाए तो आर बढ़ जाता है, लीवर आर्म लेंथ। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, टॉर्क बढ़ जाता है, आर क्रॉस एफ ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो वो चीज़ खुल जाती है, ऐसे ही होता है ना। ओके, अब हाउएवर एन एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच में लीड टू एक्सेस टॉर्क। अब एक छोटा सा नट है, उसको खोलने के लिए आप इतना बड़ा रेंच लाओगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टॉर्क हो जाएगी और वो टूट जाएगा। ठीक है, कॉजिंग डैमेज टू द नट और बोल्ट, ये पॉसिबल है। तो बस इसका ये जवाब है। दूसरे को देखते हैं। दूसरा कह रहा है वाई डोर नॉब्स, जो दरवाजे के नॉब होते हैं, आर फिक्स एट द एज ऑफ डोर। उसको एज यानी किनारे पे क्यों रखा गया, द सेंटर पे क्यों नहीं रखते? व्हाट विल हैपन इफ द डोर नॉब इज एट द मिडल ऑफ द डोर। अगर सेंटर में हो तो क्या होगा, ये देखें, बता देता हूँ। ये दरवाजा है, ठीक है, इस तरह, तो ये नॉब इधर होते हैं जब आप इसको ऐसे खोलते हैं। अगर ये इधर रखें तो क्या होगा? सिंपल सी बात यह है कि ये पिवट है जिसके गिर्द इसने घूमना है, या एक्सिस है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे होगा तो आर ज्यादा है, यहाँ पे होगा आर कम होगा, आर कम होगा तो टॉर्क कम होगा, इधर आर ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, देख ले। डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट एज टू मैक्सिमाइज टॉर्क, यही बात मैंने बताई है, फॉर अ गिवन फोर्स। आप इसको नोट करना चाहें, जो करना चाहें कर लें। मेकिंग इट इजियर टू ओपन द डोर, इसकी वजह से डोर इजीली ओपन हो जाता है। इफ द नॉब, अब सेकंड पार्ट, इफ द नॉब इज एट द सेंटर, अगर उसको सेंटर पे रखा जाए, द लीवर आर्म लेंथ इज रिड्यूस्ड, यही है ना मैंने आपको कहा, या आप ये कहें कि मूवमेंट आर्म, सही है ना, वो कम हो जाता है। रिक्वायरिंग मोर एफर्ट टू ओपन द डोर, तो ज्यादा टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा तो एफर्ट ज्यादा लगेगी, तो ये इसका जवाब है। 3 को देखते हैं। 3, इफ यू ड्रॉप अ फिदर, अगर एक फिदर को छोड़ दो, एंड अ बॉलिंग बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है, विच वन विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, किसकी टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट आएगी, पहले आएगी। विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत है, वो मैं कर देता हूँ, देखते जाएं। द फिदर विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, क्यों? क्योंकि ये इस तरह होती है ना, ये फिदर, अब ये है तो इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, मतलब है कि ये इरेगुलर शेप है और ये वो, और हल्का भी है, तो इस पर ज़्यादा पड़ेगा, सही है। बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस हायर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस रिलेटेड टू इट्स वेट, ज़ाहिर है ये हल्का है और उस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दैट्स वाई ये जल्दी उसमें आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी में आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर इन अ वैक्यूम, ये याद रखें, वैक्यूम क्वेश्चन में वैक्यूम नहीं लिखा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, अगर ये वैक्यूम है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों बॉल है, चाहे बॉल है चाहे फिदर है, दोनों एक ही वक्त में जमीन पे पहुंचेगी, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी दोनों पे सेम है। अब आप कहते हो कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दो, तो क्वेश्चन के हिसाब से जवाब ये है कि बॉल जल्दी पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि वो, आप देख रहे हैं उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बाद में आएगी तो वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, और वैसे भी वो हैवी है तो वो जल्दी पहुंचेगा, और उस पर एयर रेजिस्टेंस भी कम है एज कम्पेयर टू फेदर, तो वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें, एयर रेजिस्टेंस को खत्म करें, तो फिर बोथ विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में, ड्यू टू इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू आइस कैट्स effortlessly slide on ice, okay, while your shoes cause skidding, ठीक है, आप अपने जूते पहनो तो गिर पड़ते हो, आइस कैट से इजीली मूव करते हो, क्यों? इसका जवाब ये है, ये देखना, आइस कैट्स रिड्यूस फ्रिक्शन,
बाय, अच्छा ये आइस कैट्स हैं क्या, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपने देखी होगी, जस्ट गूगल में लेके आइस कैट्स, तो ये आपके सामने ये जूते आ जाएंगे। इसमें कमाल क्या है, कमाल इसमें यह है कि सारा जो प्रेशर है ना बदन का, वो सिर्फ इस मेटल के ऊपर आ जाता है, और उसके नीचे की जो बर्फ है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। वो पिघल जाती है, लेकिन उसके नीचे वाली जो है वो सॉलिड रहती है। तो इस लेयर की वजह से आप, वो स्लिप कर जाता है, तो आप आगे जिस तरफ जाना चाहो जा सकते हो। ये इसकी स्टोरी है। अच्छा, आइस कैट्स रिड्यूस फ्रिक्शन बाय कंसंट्रेटिंग वेट ऑन अ थिन ब्लेड। मैंने आपको दिखा दिया वो ब्लेड मेटल का जो है। मेल्टिंग द आइस, उसके नीचे आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है स्लाइटली अंडर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। क्रिएटिंग अ लुब्रिकेटिंग वाटर लेयर, तो वहां पे वाटर बन जाता है। शूज हैव अ लार्जर कंटेक्ट एरिया, अच्छा उसकी वजह से आप स्लाइड कर सकते हो। जबकि शूज हैव अ लार्जर कंटेक्ट एरिया एंड मोर फ्रिक्शन। सही है, ये दो बातें हैं विच कैन कॉज स्किडिंग, उसकी वजह से आप फिसल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई इट्स इजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स। ठीक है, देन इन्फ्लेटेड वंस, इन्फ्लेटेड भरे हुए, फ्लैट पंचर समझ लो या खाली समझ लो। व्हाट हैपन्स टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द टायर एंड द रोड। ठीक है, इसका करते हैं, देख ले। अच्छा, फ्लैट टायर्स हैव अ लार्जर कंटेक्ट एरिया विद द रोड, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि वो फैल जाते हैं। रिड्यूसिंग द प्रेशर, जो टायर का प्रेशर है, ये टायर है, और ये मतलब इसका जो रबड़ है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और ये उसके ऊपर पूरी गाड़ी है, ये इसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो फैल जाता है, ऐसे हर तरफ फैल जाता है, वो फ्लैट हो जाता है ना, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एरिया कंटेक्ट में आ जाता है, तो दैट्स वाई वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना एरिया आपको पता है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ऐसा ही है। तो जब एरिया बढ़ जाए, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रोलिंग रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बिल्कुल। विच प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप बट लेसन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाती है, क्यों, ये भी बता देता हूँ। ये जरा गौर करें, अगर थोड़ा एरिया हो, फॉर एग्जांपल ये एरिया इन कॉन्टैक्ट हो, तो फोर्स भी इस पे ज़्यादा है, और इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। अब अगर एरिया ज़्यादा हो गया ये वाला, तो वो जो फोर्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हर जगह पे जो रेजिस्टेंस है वो भी हर जगह पे इधर कम, इधर कम, इधर कम। यानी अगर इधर 50 आ रहा था इसके ऊपर, और ये भी 50 जॉब दे रहा था एक ही पॉइंट पे, तो ये अब ये क्या हो गया, 50 तीन में तकसीम हो गया। तो जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा, तो वो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक ही जगह पे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लेसन फ्रिक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन्फ्लेटेड टायर्स जो कि भरे हुए हों, रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया, जाहिर है वो भरे हुए हैं, तो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, तो रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर, अब जाहिर है पूरा प्रेशर इसी एरिया पे आ जाएगा। एंड मेकिंग हार्डर टू पुश, जब ज्यादा इसी पे आएगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी तो इसको हार्डर टू पुश करना पड़ेगा, मतलब हार्डर टू पुश हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 को देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस विच स्टांस वुड प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग पुश्ड ओवर। ठीक है, लेग्स जॉइंट, अगर आप अपने लेग्स ज्वाइन करें फिर खड़े हों, या लेग्स स्प्रेड अपार्ट, अपने पाँव दूर दूर रखें, फिर कौन सा आप ज्यादा स्टेबल रहेंगे। तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, आपको भी पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि लेग्स स्प्रेड अपार्ट प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी, बिल्कुल, एज दे इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट एंड लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिक चीज ये, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बेसिक चीज है, मेकिंग इट हार्डर टू लूज बैलेंस। क्लियर हो गया। अच्छा, ये देखे ना, एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंदा है, ठीक है, मैंने बना दिया बस, इसके पाँव ऐसे है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ और। फिर जब वही वही बंदा है, जब
ऐसे है, इसने पाँव ऐसे खोल दिए, तो अब ये होगा कि थोड़ा सा वो नीचे हो जाएगा। जब नीचे हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे हो जाएगा। नीचे हो जाएगा तो बेटर सपोर्ट मिलेगा, बेटर स्टेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई ए मूविंग बाइसाइकिल is easier to balance? Okay, relate this to the principles of rotational motion. ठीक है, इसको कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन, उनमें से कुछ ये हैं, इसको नोट कर लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन आप कह सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो वगैरह। ठीक है, तो इनमें से किसी के साथ रिलेट भी करना है तो कर लेते हैं। A moving bicycle is easier to balance due to gyroscopic effect। बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, लिखवाऊंगा, बेशक इसको लिखवा ले, लिख ले आप। अच्छा, एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग व्हील्स। ठीक है, रोटेटिंग जो व्हील्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम और जायरोस्कोपिक इफेक्ट, इससे होगा क्या? जायरोस्कोपिक इफेक्ट से होगा कि रेजिस्ट चेंजेस इन ओरिएंटेशन, जिस सिमत में जा रहे हैं उसी सिमत में जाएगा, एंड एंगुलर मोमेंटम उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये इसका जवाब है। अब ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट है क्या, तो बता देता हूं। टेंडेंसी दी, अच्छा ये आपने नोट किया होगा, इसको मैंने मिटा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। द टेंडेंसी ऑफ, किस चीज की टेंडेंसी? रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी, बॉडी मतलब कुछ भी, टू मेंटेन और कीप, ठीक है, मेंटेन अ स्टेडी, कांस्टेंट यानी स्टेडी, डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका जवाब है। यानी जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी टू मेंटेन अ स्टेडी डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हाइल रोटेटिंग। ठीक है, चलो बहरहाल 8 की तरफ आते हैं। बड़ी बातें होती हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतने काफी है। नंबर 8, Why is a pencil standing on a tip unstable? पेंसिल को नोक पे रखें, स्टेबल नहीं है। And what factors affect the stability, ठीक है, of an object balanced on a point? Okay, कर लेते हैं। देखें, a pencil on its tip is unstable। वो unstable है क्यों? Its center of gravity is high, ये इसकी वजह है। And a small displacement moves the center of gravity outside its base of support, ये बस इसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, causing it to fall, ये तो आपने बता दिया रीजन। अब stability depends on the height of the center of gravity and the size of the base of support। ठीक है, ये दो चीजें क्या है, उसके फैक्टर्स हैं जिन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एंड व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन ए पॉइंट। तो दो फैक्टर्स हैं, एक उसका बेस, साइज ऑफ द बेस जो कि कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, अगले सरफेस के साथ। वो अगर पेंसिल है फॉर एग्जांपल ये, तो इसकी नोक बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी वो गिर जाता है। एक तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, दूसरा उसका ये कॉन्टैक्ट बहुत कम है, तो बेस इसका बड़ा। अगर इसकी जगह ऐसे बेस होती और फिर ऐसे पेंसिल होती, और करें ये, तो वो कभी ना गिरती। क्यों? क्योंकि स्टेबल होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका ज्यादातर ये इम्पॉसिबल था, या ये इम्पॉसिबल था। ठीक है, बहरहाल मैंने रीजन बता दिए। 9 की तरफ आते हैं। 9 को देखते हैं कि 9 क्या कह रहे हैं। while driving what happens if the driver take the curve too fast? अगर आप बहुत तेजी से मोड़ काटते हैं तो क्या होगा? how does centripetal force play a role in keeping the car from skidding off the road? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह आपको गिरने नहीं देती रोड से, या मतलब रोड से उस तरफ निकलने नहीं देती। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा क्या करती है? तो चले, if the driver takes a curve too fast, the required centripetal force exceeds the frictional force between the tires and the road, okay, causing the car to skid outward। ये इसकी रीजन है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन देता है, कीप्स द कार ऑन द कर्व, इसका काम ये है। ठीक हो गया? अच्छा, द फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ जाती है तो ये क्या नाम है उसका, उड़ जाता है, दूसरी तरफ निकल जाता है। ऐसे ये कर्व है तो वो
कार ऐसे आ रही है स्पीड से, अगर बहुत स्पीड से आए तो वो सीधे निकल जाती है और कर्व नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। तो उसको फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स या आप ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, वो उसको बाहर ले जाती है। चलें, ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। 10 को देखते हैं। हाँ 9 हो गया, 10 को आते 10 को देखते हैं। कंसिडर अ सिचुएशन वेर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग, ओके, इन अ सर्कल। एक बॉल है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्से, एक तार के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसको सर्कल में क्या करते हो? स्विंग करते हो। हाउ डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वेरी, वो किस तरह चेंज होती है? द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स इन द सर्कुलर पाथ। बॉल ऐसे मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? वो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो किस तरह वेरी करती है? व्हाट फोर्सेस आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है? तो जवाब दे देते हैं। नंबर 10, कंसिडर सिचुएशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कंसिडर्ड, ओके सही है बस। द टेंशन इज ग्रेटेस्ट एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, ओके, ड्यू टू द सम ऑफ ग्रेविटेशनल, अच्छा वहां पे ग्रेविटेशनल भी आ जाता है एंड सेंट्रीपिटल भी आ जाता है, तो दैट्स वाई टेंशन क्या हो जाता है? ग्रेटेस्ट हो जाता है, रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अच्छा, एट द टॉप, जब टॉप पे आता है टेंशन डिक्रीजेस, ये इसकी बात हो रही है, मैं बता देता हूँ। जब वो यहाँ पे आता है तो ये देखें, एक तो इसका वजन है, ग्रेविटी है कि नहीं है, इसकी भी मतलब है कि इसके अंदर जो टेंशन है ना, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट बॉटम ऑफ द स्विंग ड्यू टू द सम ऑफ ग्रेविटेशनल, एक तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल है एंड सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल इसको खींच रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और सेंट्रीपिटल इसको ऊपर खींच रही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन है। ऊपर देखो यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आता है तो इसका जो ग्रेविटी है वो भी इसी डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल भी इसी डायरेक्शन में, एफ सी एंड एफ जी एक ही डायरेक्शन में, दैट्स वाई यहाँ पे टेंशन कम होती है। टेंशन डिक्रीजेस बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टली कंट्रीब्यूट्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझ आ रही है? ये आपका जवाब है। कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड? ठीक है, ये क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड टू स्टे सिंक्रोनाइज्ड विद अर्थ रोटेशन। पहली बात, अर्थ रोटेशन के साथ रोटेशन करें, सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ। दिस इंश्योर्स, इससे होता क्या? दे रिमेन फिक्स ओवर स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अर्थ। अब देखे ना, ये जमीन है, ये इधर है, ये देख रहा है फैसलाबाद फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे जमीन मूव कर रही है इसको भी मूव करना चाहिए। फैसलाबाद यहाँ आ गया तो इसको भी यहाँ आना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये उधर वेस्ट इंडीज पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दैट्स वाई, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इनेबलिंग अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, उससे होता क्या है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद में मैच हो रहा है, समझ ले स्टेडियम में क्रिकेट खेली जा रही है और ये उसको अमेरिका पहुंचा रहा है लाइव। अब इसको भी साथ में जमीन के साथ घूमना है, जियो स्टेशनरी होना है, तो ये सारी डिटेल, क्योंकि मैच तो 2-2 दिन 5-5 दिन भी चल रहा है, तो वो सारी डिटेल उसको दे पाएगा। ऐसा ना हो कि ये स्लो या तेज हो जाए तो फैसलाबाद इधर पहुंचे और ये इधर हो, तो फिर उसको बताएगा कि समंदर में लोग नहा रहे, ठीक है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन जाएगी ना। तो इसलिए इनेबलिंग अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, वो जो कम्युनिकेशन दे रहा है वो बिल्कुल सही जाएगी, इंटरप्ट नहीं होगी, मुनकता नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, ठीक है, कंटिन्यूअस जाएगी। डिविएशन इन स्पीड, स्पीड में डिविएशन होगी तो क्या होगा? कॉज द सैटेलाइट टू ड्रिफ्ट डिसरप्टिंग सिग्नल अलाइनमेंट एंड कवरेज, तो सारी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगी, ये रीजन है। तो आपका हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, थैंक यू।